नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल का हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर के तहत 68वां बीपीएससी का पेपर देखेंगे। शुरुआत करेंगे साइंस से और वो भी फिजिक्स से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना बोला है? तो 20 सेंटीमीटर बोला गया है। ये उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो प्रतिबिंब दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। कम चमक वाला क्या होगा? घोड़ा होगा। करीब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ये क्यों होगा जरा देख लेते हैं। उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा होता है, माने ऐसा होता है उत्तल लेंस। ये मध्य भाग देख रहे हैं ना, मोटा है। किनारे वाला भाग पतला होता है और ये वाला भाग देखिए कितना पतला है, ये दोनों मिला होता है। जब उत्तल लेंस द्वारा सफेद घोड़े का प्रतिबिंब लिया जाता है तो लेंस के वक्र हिस्से पर पड़ने वाले प्रकाश, मतलब यहाँ पर जो प्रकाश पड़ेगा, चित्र बिंदु पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार सफेद घोड़े की पूरी प्रतिबिंब बनती है, लेकिन इसकी तीव्रता कम होता है। परिणाम स्वरूप उत्तल लेंस जब सफेद घोड़े का प्रतिबिंब आपतित होता है तो घोड़े का प्रतिबिंब कम चमक वाला होता है। ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ध्वनि के तरंग द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किससे होती है? तो कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है, लेकिन आवृत्ति के तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य होता है, माने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल एक फोटोवोल्टिक सेल का ऐसा उपकरण है जिसे मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सेल सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये 69 में भी सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन फोटोवोल्टिक सेल से आया था क्वेश्चन। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का रोलिंग घर्षण कहता है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण के को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण। 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में किसमें सक्षम बना देता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल को पकड़ते वक्त हाथ के पीछे करने में से समय बढ़ जाता है एवं बॉल का संवेग कम हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? वो है अल्फा कण। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित आवेशित कण है? तो वो है अल्फा कण। देखिए थोड़ा सा अल्फा कण के बारे में और जान लीजिए कि एक रेडियोधर्मी तत्व है, इसके द्वारा धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा कण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। यह किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो ये जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अब देखते हैं कि केंद्रमुखी बल क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल
किसी वस्तु पर वक्रता के अक्ष या वक्रता के केंद्र की ओर निर्देशित वक्रीय वक्रीय केंद्र में वक्रीय गति में कार्य करने वाला बल है। इस बल के कारण वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना संभव हो पाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वो होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के परिवर्तन में। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जब दो लकड़ी के गति के साथ आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाएगा। ठीक है, और ये कारण इसका ये क्यों ऐसा होता है, इसका कारण है गतिज जड़त्व के कारण। कौन सा है? तो गति जड़त्व के कारण, माने जड़त्व इसका आंसर होगा। अब अगर जो चल रहा है उसको रुकने के लिए गति जड़त्व, रुका हुआ है तो स्थिति जड़त्व। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वो करता है अनुवाद यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ठीक है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करके करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि सांगीतिकी ध्वनि उत्पन्न होती है। सांगीतिकी ध्वनि उत्पन्न होती है। पदार्थ का के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। फिर से क्वेश्चन देखिए, समझिए कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो इसका क्या उदाहरण है वो देखिए। इसका दोस्तों उदाहरण है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल है। ठीक है, अर्थात इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। और इसमें देखा जाए कि मिट्टी का तेल इस रूप का उदाहरण है। पदार्थ की द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। केमिस्ट्री में देखिए कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी धर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कुछ धात्विक जो ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO। तो कुछ धात्विक ऑक्साइड जो कि अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के रूप में होते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के रूप में होते हैं। यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया इस प्रकार होता है। तो ये सब रिएक्शन तो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, छोड़ दीजिए। कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग योगदान करती है? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन है तो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, यहीं पे लिखा हुआ है कि आपने ग्रीन हाउस प्रभाव से
ग्लोबल वार्मिंग योगदान करने वाली विभिन्न गैसें निम्न है। CO2 है, CH4 है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस और जल वाष्प। माने ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है और फ्लोरिनेटेड गैस है और जल वाष्प है। अगला सवाल कर रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो वो CO2 मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, और बाकी इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया कार्बोनेट, माने FeCO3। खाली ये देखिए कार्बोनेट है और ये देखिए अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इन दोनों का बीच में अभिक्रिया हुआ तो ये दोनों प्रोडक्ट बनाया और इसके साथ साथ इसने CO2 का गैस भी बना दिया। तो यही याद रखना है आप लोग को। ये देखिए कह रहा है कि इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसमें क्षार वाले प्रश्नावली में लाल लिटमस जो होगा नीला हो जाएगा। ऐसे जान लीजिए कि जो अगर एसिड होगा, अगर एसिड रहेगा तो वो ब्लू से रेड में बदल जाएगा और अगर बेस रहा अगर बेस रहा तो रेड से ब्लू में बदल जाएगा। जैसे देखिए एसिड में डी हो गया लास्ट में, ये रेड बन गया, और ये बेस हो गया बी शुरू में, तो देखिए बी बन गया लास्ट में, शुरू में लास्ट में। ठीक है, अब देख लीजिए अम्ल एवं क्षार युक्त विलयन की पहचान लिटमस पेपर से किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए। 3 प्रश्नावली हैं एवं इन प्रश्नावलियों में क्रमशः आसूत जल है, अम्ल एवं क्षार है। तो लिटमस पेपर की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि प्रश्नावली में कौन सा विलयन है। यदि एक प्रश्नावली से लाल लिटमस पेपर पर विलयन की कुछ बूंदे निकालकर डालने से यदि लिटमस पेपर में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है तो यह कहा जा सकता है कि इसमें आसूत जल है। आसूत जल कैसे पता चलेगा? कि जब उससे निकालिए और लिटमस पेपर पे डालिए, तो अगर कोई कलर बदलता नहीं तो आसूत जल, और अगर कलर बदल गया तो कोई एसिड या बेस होगा। लेकिन अगर लाल बदल गया तो समझ जाइएगा कि वो एसिड था, और अगर नीला बदल गया, नीला हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो बेस का प्रश्नावली था। ऐसे समझना है। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है और यह अम्ल एक तीखी रंगहीन तीक्ष्ण गंध एवं खट्टा स्वाद वाली एक तरल पदार्थ है। सिरका में एसिटिक अम्ल की सांद्रता 4 से 8% तक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिरका से तीक्ष्ण गंध आती है। टमाटर में एक मीठी फलदार गंध होती है, जिसके लिए मिथाइल कीटोन रसायन उत्तरदायी है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? क्योंकि H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ठीक है, विषम का पता लगाना है इसमें। इसमें विषम कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना आदि ये सब रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। मैंने फल का पकना, सीमेंट का जमना और कोयले का जलना ये सब रासायनिक परिवर्तन है। हीरे हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, मैंने हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोई कथन सत्य नहीं है। तो क्या होगा सही? हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के क्या हैं? अपरूप हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट का क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिससे हीरा ग्रेफाइट के से कई गुना कठोर होता है। हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत भिन्न निम्न होती है। ग्रेफाइट की कठोरता कैसा होता है? बहुत ही निम्न होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अब यहाँ बायोलॉजी से देखते हैं क्लास में।
कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वो कार्टिलेज कहलाते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं कार्टिलेज। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्टिलेज कहलाते हैं। कार्टिलेज को ही उपास्थि कहते हैं। मानव एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है। कार्टिलेज मानव एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। यह हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है। यह हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थित के बने होते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो शैवाल और कवक, और ये शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक के बीच कैसा संबंध है? तो सहजीवी संबंध है। कवक शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। जो मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है, तो अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। मच्छर बीमारियों को संचारित करने वाला एक रोगवाहक कीट है। मच्छर क्या है? तो बीमारियों को संचारित करने वाला एक रोगवाहक कीट होता है। और जिसमें बात करें कि मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया का संचारित करती है। मलेरिया को कौन संचारित करती है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। और मादा जो क्यूलेक्स मच्छर होता है वो फाइलेरिया को संचारित करता है। एनोफ्लीज मलेरिया, एनोफ्लीज मलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधः स्तर की सतह से समानांतर बैठती है। अधः स्तर की सतह से समानांतर बैठती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार कौन है? तो ये कौन होगा दोस्तों? ये WBC तो जानते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लिम्फोसाइट। मतलब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है लिम्फोसाइट। और इसमें थोड़ा सा जान लीजिए इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है लिम्फोसाइट। कहता है कि प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देती है। प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देती है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है जो बाहरी रोगजनक को नष्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो लिम्फोसाइट के प्रकार कौन से हैं? तो एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होते हैं और प्रतिरक्षा रक्षी का उत्पादन करते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होते हैं, यह प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं। और टी लिम्फोसाइट यह थाइमस में परिपक्व होते हैं, यह रोगजनक को नष्ट करते हैं। टी लिम्फोसाइट रोगजनक को नष्ट करता है। तो आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो गलत कथन है दोस्तों ए, कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ठीक है, मांसपेशियां मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा है। पेशियों में एक्टिन, मियोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जैसे विभिन्न प्रोटीन होते हैं। मांसपेशियां मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा है। पेशियों में एक्टिन, मियोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जैसे विभिन्न प्रोटीन होते हैं। मांसपेशियां
गति एवं प्रचलन में सहायता करती है। मांसपेशियां गति एवं प्रचलन में सहायता करती है। गति एवं प्रचलन के संबंध में मांसपेशियां खींचने में सक्षम होती है, लेकिन धक्का देने में सक्षम नहीं है। गति एवं प्रचलन के संबंध में मांसपेशियां खींचने में सक्षम होती है, लेकिन धक्का देने में सक्षम नहीं है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र फूलते या बंद होते हैं? तो वो है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र फूलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। कोशिकाओं में जल की मात्रा अधिक होने से दाब उत्पन्न होता है, जिससे रंध्र खुल जाती है। इसके विपरीत कोशिकाओं में जल की मात्रा कम होने से दाब कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं की रंध्र बंद हो जाती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा लाल और नीले रंग को। देख लीजिए, हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। कौन सा? तो नीला और लाल क्षेत्र को क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीला और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का रंग हरा रंग दिखाई पड़ता है। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का रंग हरा दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें से बी वाला सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, कठोर और तना जो कि पेड़ होता है, ये सही नहीं है। बाकी पर्णवृतः ये पत्ती को तने से जोड़ता है। जो पर्णवृतः होता है वो पर्णवृंत ये पत्ती को तने से जोड़ता है। पत्ती को तने से जोड़ने वाला को क्या कहेंगे? पर्णवृंत। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको तो लता कहेंगे। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता कहेंगे। देख लीजिए, पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। कमजोर तथा जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता कहलाता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, कठोर तना को झाड़ियां कहा जाता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, कठोर तना की झाड़ियों को झाड़ियां कहा जाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है दोस्तों बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया परिणाम स्वरूप एक सक्शन पूल की क्रियाविधि पौधों में होती है, जिससे जल पेड़ों की अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। पौधे गतिहीन होते हैं एवं पौधे संवहनीय उत्तक पाए जाते हैं। पौधों में संवहनीय उत्तक पाए जाते हैं और पौधे गतिहीन होते हैं। पौधे जल को जड़ों से अवशोषित करते हैं एवं पौधों में मौजूद जाइलम उत्तक जल के को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। पौधे जल को जड़ों से अवशोषित करते हैं एवं पौधों में मौजूद जाइलम उत्तक जल को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। पौधे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को वाष्प में बदलकर वातावरण में निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे जल चक्र बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है? तो वो है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति का योग बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन भारत से। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन साइंस के खत्म हो गए। देखते हैं प्राचीन भारत में। कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या तक्षशिला कहा जाएगा? नहीं। अनर्त भी नहीं कहा जाता था, चोल भी नहीं कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्त कहा जाता था। देखिए, महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्त कहा जाता था। वैदिक कालीन साम्राज्य को क्या कहा जाता था? अनर्त। ये जो अनर्त एक्स्ट्रा है, जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि अनर्त कहा जाता होगा, चोल तक्षशिला नहीं कहा जाएगा तो अनर्त कहा जाएगा, उसके बारे में बता रहा हूँ कि अनर्त किसको कहा जाता था। ये वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्त कहा जाता था।
जो कि महाभारत में वर्णित है अनंत। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। और चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में है। अगर ये पूछता कि गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में कौन है, तब तो चोल हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र में। और गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या नाम के से जाना जाता था? मगध। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये गलती है। लोहे का प्रयोग जो शुरू माना जाता है वो है 1000 ईसा पूर्व के बाद। आप ऐसे भी सोच लीजिए कि वैदिक पीरियड के बाद आया था, और वैदिक पीरियड मात्र 1000 से ही तो स्टार्ट हुआ था। कोई कोई 1500 मानते हैं, कोई कोई 1500 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक में लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ। यहाँ सब देखिए 9000 है, 6000 है, 12000, इसमें तो कोई होगा ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1500 ईस्वी पूर्व का प्राप्त हुआ है। मैंने 1500 ईस्वी पूर्व में तो प्राप्त हो गया, लेकिन बढ़िया से 1000 ईस्वी के बाद हुआ, तो 1500 1000 मान सकते हैं। ऑप्शन में देख भी रहे थे कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो वो किया है रुद्र दामन ने। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्र दामन ने किया था। थोड़ा ये भी स्टोरी जान लीजिए कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत का सर्व प्राचीन शिलालेख है, जिसमें सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के निर्माण की जानकारी दी गई है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का प्रथम बार मरम्मत रुद्र दामन ने और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने। तो सुदर्शन झील का प्रथम बार मरम्मत रुद्र दामन ने और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर कह रहा है कि झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो वो है गुप्त कला के। कौन से कला के? तो गुप्त कला के अवशेष हैं। झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला। देवघर का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। देवघर का दशावतार मंदिर और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। तथा इलाहाबाद में अवस्थित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल से ही माना जाता है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण के 3 कला शैली प्रचलित थी। ठीक है। कौन कौन शैली प्रचलित थी? तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में था, जो कि हिमालय से विंध्याचल तक था। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में था, जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और बेसर शैली मध्य भारत में था, विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। कुछ ऐसे आप बांट ले सकते हैं इंडिया का मैप को देख लिख के थोड़ा सा। ठीक है। ये करा कि हिमालय से, माने ये हिमालय हो गया, यहाँ से विंध्याचल तक पकड़ लीजिए। इसके बीच में नागर शैली विकसित था। कौन सा शैली? नागर शैली। और सबसे नीचे में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, इसमें कौन सा शैली विकसित था? तो द्रविड़ शैली विकसित था। और जो बीच में रह गया उसमें बेसर शैली। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, नागर, बेसर और द्रविड़। नागर हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक, और विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। विंध्याचल से कृष्णा नदी तक बेसर शैली, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किनके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। उदंतपुरी बिहार की स्थापना गोपाल की थी। मध्यकालीन से देखिए, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो वो कहा था शेर खान ने। बंगाल अभियान के दौरान शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि उसे यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार हुमायूं को सौंप देगा और साथ में 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता का नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो वो थे कृष्णदेव राय। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक
उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो वो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कृष्णदेवराय कौन से वंश के थे? तो ये तुलुब वंश के थे, तुलुब वंश के थे। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि से भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि भी प्रदान था और इन्होंने नागलपुरम नामक नगर तथा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। मुकद्दम या चौधरी गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य भी करता था। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तबकात ए अकबरी, तो ये लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाह नामा लिखा गया है। बादशाह नामा लिखा गया है किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो वो अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के द्वारा। अब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। देखिए यहाँ जो 20 दिया है, कभी कभी 19 भी दे देता है। 19-20 बोलिए। जुलाई 1905 को घोषित हुआ था कि बंगाल का विभाजन करेंगे। इसी के अथी में अगेंस्ट में 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हो गया। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका क्या नाम था? तो प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कहाँ कहाँ? कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चलाया गया और उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। देखेंगे चौथा नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पहला सही नहीं है। कह रहा है कि 1901 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, ये तो 1922 में गिरफ्तार हुए थे। 12 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे, जब 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए घोषणा किए, तब 12 फरवरी को 7 दिन बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यही पॉइंट गलत है। बाकी यहाँ से 2 पॉइंट सही है, जो देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। चौरी चौरा कांड के अनुसार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है। हाँ, इनको देखिए 5 थी, इनको सजा तो सुनाया गया था 6 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन इनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक नहीं था, इसीलिए 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा भी कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार कर दिया गया था कितना? तो 12 फरवरी 1922 को। ठीक है। हाँ नहीं, 12 फरवरी को इन्होंने एक सेकंड,
12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे और 10 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया था। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था, 6 वर्ष का सजा भी मिला था, लेकिन 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को। अबुल कलाम का और भी रचना है, कौन कौन? एक तो खुद अल हिलाल हो गया, एक गुवार एक खातिर तथा इंडिया, गुवार एक खातिर तथा इंडिया, बीन्स फ्रीडम है, इंडिया बीन्स फ्रीडम, गुवार एक खातिर, अल हिलाल, गुवार एक खातिर, इंडिया बीन्स फ्रीडम अबुल कलाम का है। जमींदारी की रचना सिराजुद्दीन ने तथा कॉमरेड की रचना मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। फिर से देख लीजिए, जमींदारी जमींदारी ये जमींदार नहीं बल्कि जमींदारी है, इसको लिखा था सिराजुद्दीन ने। क्या किसको ने लिखा था? तो सिराजुद्दीन ने लिखा था, और कॉमरेड को अली जिना ने। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास में 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन के ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इनमें से कोई नहीं होगा। देख लेते हैं क्या क्या इसके आंसर हो सकते, क्योंकि सभी कथन सही है। ठीक है, सभी कथन सही है। अब देखिए कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन ऑप्शन दिया था, कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक। जब सही है तो एक से तो अधिक हो ही रहा है, तो आप तो डी भी बना सकते हैं, और आंसर में दिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, ये क्या दे दिया, सॉरी, डी ठीक तो दिया है, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। सही है, सारे के सारे क्या हैं? फिर से देखिए, तो 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास में के अध्ययन ने भारत राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। ठीक है, कैसे कैसे? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें से 1 और 2 कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 कथन सही नहीं है, बाकी तीसरा ये सही है। तीसरा पहले पढ़ लेते हैं, पहला दूसरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए कि नगरों में सहयोग आंदोलन के संबंध में, तो हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। तो ये बात सही है कि हजारों छात्र थे तो सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने भी इस्तीफा दे दिया, और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है, बाकी दोनों गलत है। फिर भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया? बिल्कुल नहीं, सब लोग ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, इनके द्वारा बहिष्कार नहीं किया गया था। अब यही कह रहा है इसके एक्सप्लेनेशन में कि असहयोग आंदोलन तक 1920 ईस्वी तक स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें शहरों तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इसमें सभी जाति के अमीर तथा गरीब लोग शामिल थे, तथा इस समय हुए काउंसिल चुनाव मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था, और 73 सीटों पर जीत भी दर्ज किया गया था। समझ गए? एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हो रहा है वह कौन है? तो वो है बाबा रामचंद्र। कौन है? बाबा रामचंद्र। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। तो वो है बाबा रामचंद्र। ठीक है, और ये इन्होंने ही 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप में गठन किया। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने
सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था। 1932 में गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया। 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, जिसका नाम 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। 1932 में गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया और उसका नाम बदल दिया गया 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया था। उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन अंग्रेजी में पत्रिका प्रकाशित किया गया। उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में प्रकाशित किया। तो आप लोग इतना याद रखेंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन लेने की घोषणा की। बाद में वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी दे दी जाएगी। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो हल्दी घाटी में कह रहा है कि महाराणा प्रताप और अकबर थे। तो हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर तो थे। पानीपत का प्रथम युद्ध में कह रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी थे, बिल्कुल था। पानीपत के दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा कहाँ से आ गए? ये तो अहमद शाह अब्दाली थे, तो यानी यही गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। ऑप्शन सी ही कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हो गया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। सॉरी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हमने तृतीय युद्ध के बारे में वहां बता दिया था। फिर भी देखिए द्वितीय युद्ध हुआ था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था 1556 में। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया गया? अब वो थे सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो वो थे सिरिल रेडक्लिफ। न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे थे। कब पहुंचे थे सिरिल रेडक्लिफ? तो 8 जुलाई 1947 को पहुंचे थे। इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया। कब किया? 17 अगस्त 1947 को। किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो महलबारी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए, महलबारी व्यवस्था के बारे में। 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था शुरुआत इसका। तो गांव या देखिए महलबारी कह रहा, महलबारी, महल का मतलब ही होता है क्या? गांव या गांव का समूह। अगर बड़ा गांव हुआ तो बड़ा गांव, छोटा छोटा गांव मिला के गांव का समूह को एक इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था। यह प्रयोग असफल रहा और 1833 में मार्टिन वर्ड ने, देखिएगा 1819 में हॉल्ट मैकेंजी का नाम आता है जिसने शुरू किया, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड ने इसी को कुछ सुधार करके इसे लागू किया और भारत की 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। माने भारत के 30% भूमि पर महलबारी लागू था और अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा और रैयतबारी व्यवस्था 1819-20 में थॉमस मुनरो द्वारा। देखिए 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और 1819-20 में रैयतबारी थॉमस मुनरो द्वारा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो वो किया पबनार, महाराष्ट्र से। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? पबनार, महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पबनार आश्रम, महाराष्ट्र में हुई। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। दोस्तों ये यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। पूछ रहा है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो पबनार, महाराष्ट्र से। और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से, और यही विनोबा भावे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। 1918 में मोंटफोर्ड 1918 में
मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि, तेज बहादुर ये सप्रू हैं, ये जयकर हैं और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। फिर से क्वेश्चन समझिए कि 1918 में मोंटफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका पूरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया। क्या गठन किया? तो उन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का, फेडरेशन का, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। मॉन्टेग्यू घोषणा जो 1917 के संबंध में उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो वो भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है। और ये कब आया था? तो 1946 में आया था। और इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और 2 सदस्य ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। अब देखते हैं, इस बार देखिए 16 क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री में 68 में। अब बिहार विशेष से देख लेते हैं। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के लिए किस कर का विरोध करने में का विकल्प चुना? तो वो किसका चुना? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो चुना गया था चौकीदारी कर के विरोध के लिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर का। इसमें ऑप्शन में कहीं है ही नहीं था। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत सारण जिले से हुआ, सारण जिले से हुआ, 6 अप्रैल 1930 से हुआ, ठीक है। और सारण जिले से नमक के सत्याग्रह की शुरुआत हुआ 6 अप्रैल 1930 को। श्री कृष्ण सिंह द्वारा, देखिए श्री कृष्ण जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 69 में भी देखने को मिला था, 68 में भी देखने को मिला है, हर बार ये पूछा जाता है। गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है। 20 जुलाई 1937, 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वही बत्तख मियाँ, 69 में भी आया है बत्तख मियाँ, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विवेकानंद ने। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे बिहार में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महजूरुल हक द्वारा नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में किसानों का अगुवाई कौन किए? दरभंगा में स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना की। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। बिहार में स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अबुल बारी थे। फिर से क्वेश्चन सुनिए, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का स्थापना इलाहाबाद में होता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और बिहार में स्वराज की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, ठीक है। जिसमें स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद प्रथम अध्यक्ष थे और सचिव पूछा जाए तो अब्दुल बारी थे। अब बताना है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो वो था जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और इनका कार्यकाल 35 से 37 तक था। और स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। अगर बिहार का प्रथम राज्यपाल बोले इन जनरल तो बताइएगा सर जेम्स
डेविड शिफ्टन। लेकिन ये पूछे कि बताओ भारत का स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो बताना है जयराम दास दौलत राम। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, जैसे गांधी जी का देन, गांधी जी के देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा था। बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, ये सारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लिखा हुआ किताब का नाम याद रखिए, गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, दूसरा गांधी जी का देन, तीसरा बापू के कदमों में, अगला चंपारण में महात्मा गांधी, और खादी में का अर्थशास्त्र। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो वो है दोस्तों पादरी की हवेली। पादरी की हवेली रोमन कैथोलिक ने प्रथम बार 1713 में पटना में एक गिरजाघर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, तो भागलपुर शहर में हुआ था। ठीक है। 1940 में पटना महिला विद्यालय महाविद्यालय 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था, तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई, तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ठीक है। और सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल 1870 में स्थापित एक स्वदेशी स्वैच्छिक निकाय था। ये कैसा निकाय था, तो स्वदेशी स्वैच्छिक निकाय, जिसका गठन 1870 में हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतर जिलों से लगती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। देखिए क्या है, बताता हूँ इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। कह रहा है कि बिहार के जो 8 जिला है उत्तर प्रदेश से लगता है, और 8 जिला ही झारखंड से भी लगता है, और 3 जिला पश्चिम बंगाल से साझा करता है। अब ये याद रखना है कि 8 जिला वो कौन कौन है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, तो पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सारण है, सिवान है, भोजपुर है, कैमूर है, बक्सर है, रोहतास है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास। और जो झारखंड से लगता है वो है औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और 3 जिला जो लगता है वो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर ले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो वो कौन है, वो जरा देख लीजिए। वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी तक रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम स्टेशन अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। ये पूर्वी रेलवे क्षेत्र के मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन बिहार से भागलपुर जिले के पकड़िया अम्मापाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है। देखिए कितना डीप डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो संभल के रहिएगा। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन सही हैं, ये बताइए। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। देखते हैं इसमें से सही कथन क्या है। पाइराइट उत्पादन के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। पाइराइट उत्पादन के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। रोहतास जिले में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर में पाइराइट पाया जाता है। बिहार के जमुई जिले में सोने का भंडार पाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क है, और लगभग इतना ही सोने का मंजूर है। कितना है, 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। चूना पत्थर बिहार में रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन एक्चुअली दोस्तों सही है। ये रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है,
चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है? मुहाना और लीलाजना नदी। बिहार में बनने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में से बनती है? तो मुहाना और लीलाजना नदी। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज में। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज। और ठाकुरगंज कहाँ है? तो किशनगंज है, बिहार के किशनगंज जिले में है। आप पूछ रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10वीं जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। किसके बारे में? तो 10वीं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। इसका आंसर बी हो जाएगा कि सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। माने मधेपुरा का ज्यादा है 10वीं वृद्धि, सिवान का कम है, किशनगंज का बीच में है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग है ना। अगर कृषि आधारित उद्योग होता वो भी हो जाता सही। ठीक है। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य का उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है राज्य व्यवस्था संविधान से है। राज्य व्यवस्था और संविधान माने पॉलिटी से सवाल है। ठीक है। देखते हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि क्षेत्राधिकार जिला सॉरी, इसमें से बी सही है, ए सही है, बी सही है और सी के बारे में क्या ख्याल है? सी भी सही है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है ए और बी सी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां एक सेकंड फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूँ और फिर से समझाता हूँ। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई सही नहीं है दोस्तों, सब सही ही है। माने सही नहीं है मतलब सब सही है एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट, कोई गलत नहीं है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। जिला फोरम कौन सी शिकायतों पर विचार करता है? जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। और राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। अब देखिए क्षेत्राधिकार जिला आयोग में 50 लाख तक होता है और राज्य आयोग में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान का मूल्य 50 लाख से 2 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ से अधिक। जिला आयोग 50 लाख तक, राज्य आयोग देखेगा 50 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग देखेगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। ठीक है। अब जानिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 243 बी में पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख मिलता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 243 बी में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो वो किया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसको थोड़ा सा फिर से समझिए कि सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को
तब शुरू किया गया था जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू करने में कठिनाई आ रही थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को तब शुरू किया गया था जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू करने में कठिनाई आ रही थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? तो कानून के समक्ष समानता, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि के समान संरक्षण, ये किससे लिया गया है? तो अमेरिका संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और आपको पता होगा कि संविधान निर्माण हेतु जो संविधान सभा का प्रथम बैठक है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, और अंतिम बैठक हुआ था 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था। इस प्रकार भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। और ये किस आर्टिकल के तहत? तो 164 के बी आर्टिकल के तहत वर्णित होता है। ठीक है, तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा, 164 के बी आर्टिकल के तहत। अब देखना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 73वां संविधान संशोधन, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आगे, कह रहा है कि क्या क्या किया गया? तो इसमें से सी किया गया, मतलब 1 2 4 किया गया, 1 2 4 किया गया, माने निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का किया गया, और प्रशासनिक शक्तियों का किया गया। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं, अनुच्छेद 243 को जी को समझते हैं। अनुच्छेद 243 जी कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन को संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया है। यह संपूर्ण व्यवस्था को वास्तविक स्तर पर लागू करने हेतु कार्यान्वयन स्तर के रूप में कार्य करता है। तो ये 2 4 सही हो गया। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र अवस्था है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र व्यवस्था है, तथा 73वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका के शक्तियों को विकेंद्रीकृत नहीं किया गया है। यह अभी भी पंचायती राज व्यवस्था को स्वतंत्र अवस्था में 73वें संशोधन से पूर्व की व्यवस्था के रूप में ही कार्यरत है, इसलिए तीसरा गलत हो गया था। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल हैं तो उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है तो एक से अधिक। देखते हैं क्या क्या है। भारत के, देखिए ये कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, नागरिकों द्वारा सीधे चुनाव से तो नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं, तो ये सही है। देख लेते हैं क्या क्या सही है। कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्यों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान समय में बात करें तो सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 229 सदस्य राज्यों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से में कहाँ दिल्ली और पुडुचेरी से, और 12 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये है आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत का सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम प्रणाली का भी संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी और मूल अधिकार क्षेत्र भी, ये दोनों ही हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज मैंने शायद गलत बोल दिया, मैं ऑप्शन में ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहा था कि कॉलेजियम सर्वोच्च प्रणाली के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित रखती है। तृतीय न्यायाधीश मामला जो 1998 में आया था के बाद अभी तक कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय व्यवस्था है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र तथा अनुच्छेद 132, 33, 134, 36 में अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन मिलता है। मतलब तीनों पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। अनुच्छेद 131 से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये 131 है,
तो 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, और अनुच्छेद 132, 33, 34 और 36 में अपीलीय अधिकारता है, और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, कॉलेजियम सिस्टम भी है। अब देखना है 10वां नंबर क्वेश्चन कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उल्लेखित है। अब देखना है भारत के भूगोल से सवाल। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो वो है प्रोजेक्ट टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो वो था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों भारत द्वारा 1 अप्रैल 1973 को बाघों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और इनकी घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। ठीक है, और 9 बाघ अभ्यारण्य शामिल थे। बहुत सारा इस फैक्ट है, ये सब याद करने की आवश्यकता है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये हो गया कौन? बी। असम के साथ नहीं लगता है। ठीक है, ये वही बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लगता है, मिजोरम से लगता है, मणिपुर से लगता है, नागालैंड से लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो वो है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली है? तब वो फैला है 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर तक। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला है? तो 12 समुद्री मील। और इस सीमा में राज्यों की संप्रभुता होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर में डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो पूछा कि कौन सी नदी घाटी है जो कोयलों के भंडारों से समृद्ध है? तो इसमें महानदी भी है, दामोदर भी है, सोन भी है। देख लेते हैं कौन कौन है, देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार के हैं। हमारे पास 80% कोयले के जो भंडार हैं वो बिटुमिनस प्रकार के हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में है। तो दामोदर घाटी में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। देश का लगभग 90% कोयला भंडार दामोदर, सोन और महानदी गोदावरी घाटी में। केगो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी, इसी में 90% कोयला है। तो इसमें है महानदी, दामोदर नदी और सोन। एक और घाटी याद रख लीजिए, नदी घाटी गोदावरी। यही 4 को मिला के टोटल 90% कोयला पाया जाता है। और कितना? 80% कोयला हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयला है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला, भारत का सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो दामोदर घाटी में। छठा प्रश्न देख लीजिए कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा चीनी उद्योग के बारे में। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और चीनी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स याद कर लीजिए। कहता है कि भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश हुआ। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार 2022 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया था। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार 2022 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र अब प्रथम स्थान तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र अब प्रथम स्थान और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। गन्ना वजन करने वाली फसल है। गन्ना वजन कम करने वाली फसल है। गन्ने में चीनी का अनुपात इसकी किस्म के आधार पर 9 से 12% के बीच होता है। गन्ना वजन कम करने वाली फसल है। गन्ने में
चीनी का अनुपात इसकी किस्म के आधार पर 9 से 12% तक होता है। कह रहा है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो क्या बोला था, महाराष्ट्र प्रथम, उत्तर प्रदेश दूसरा। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है और उत्तर प्रदेश दूसरा। तीनों सही था। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स कहा जाता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, माने ग्रीष्म के अंत में और मानसून से पूर्व वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना। ये कोई अद्भुत घटना नहीं है, नॉर्मल घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स कहते हैं। ठीक है। और प्री मानसून को ही केरल में अगर ऐसा बारिश हो तो ब्लॉसम शावर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्लॉसम शावर्स कहते हैं। और प्री मानसून को पश्चिम बंगाल में इसी को क्या कहते हैं, तो नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी। तो पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी, केरल में ब्लॉसम शावर्स, कर्नाटक में मैंगो शावर्स। अब देख लेते हैं थोड़ा अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था में बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, जैसे ये भी देखिए करंट अफेयर है, तो इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो कोर इकोनॉमिक आएगा वो हम बता देंगे। ठीक है। सेकंड करा कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो ये पढ़ लीजिए किशनगंज में है। और देखिए कितना है कि आयोग द्वारा प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, तो ये ऐसे भी नहीं पढ़ना है। ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है। ये वाला देख लीजिए बिहार, ये भी नहीं पढ़ना है आप लोग को। बिहार के निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, इसको देखते हैं क्या है। इसको भी आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ना है। इसमें पढ़ लीजिए, कहते हैं कि क्या है, तो भारत में सबसे कम विकास दर 1 से 2, इसको भी छोड़ देना है, ये सब वही है। हाँ ये पढ़ लीजिए, कोर इकोनॉमी है। कहता है एस ई डी अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, तो वो है कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। एस ई जेड मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 2005 में आया था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार का निर्माण करना, ये था। इसमें और भी उद्देश्य था कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि बनाना, वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, तो पीडीएस है, फिर न्यू एमएसपी है और बफर स्टॉक का रखरखाव है। ये तीनों ही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय, पीडीएस माने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एमएसपी और बफर स्टॉक रखरखाव। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस समिति, हाँ ये है कोर इकोनॉमी, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो वो दिया था एस राघवन समिति। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, तो दिया एस राघवन समिति ने। और ये एक ठो याद रखिए, एक पॉइंट एक दो याद रख लीजिए कि विजय केलकर समिति का गठन भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मैंने ये हो गया पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो गया। विजय केलकर समिति का गठन भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। और 2012 में रंगनाथन समिति का संबंध गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से है। गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से 2012 में रंगराजन समिति। आइए मिलान करने का रहा, तो देखिए चलिए यहाँ से फट से मिलान करके याद कर लेते हैं। धूसर क्रांति फर्टिलाइजर से संबंधित है, धूसर क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। और गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज के उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। धूसर क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से, गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन, रजत क्रांति अंडा का उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस का उत्पादन। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, तो इसमें से कोई भी जो है उपयुक्त में से कोई भी इसमें नहीं दिया है आंसर। ठीक है, तो तीनों का तीनों ही क्या है, गलत है। तो हम इसमें से बारी बारी से जो जो पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया है उसके बारे में बता देते हैं।
1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना लाया गया। इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया और उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, क्योंकि उस वक्त देश आजाद ही हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 का था, उसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। देखिए, दूसरा जो पंचवर्षीय हुआ था ना, उसमें उद्योग को दिया गया और तीसरा पंचवर्षीय में कृषि और उद्योग दोनों को दे दिया गया और इसमें आत्मनिर्भर बनाना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो ये हुआ था 74 से 78 तक में चला था और इसका था उद्देश्य कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मानव संसाधन विकास को आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 में मुख्य रूप से प्रामुख्यता दी गई और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। तो मानव संसाधन विकास को कौन से पंचवर्षीय योजना से जोड़ा जाता है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में हुआ, जिसका मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया किस पे? मानव संसाधन विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया था, 1993 में चालू किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो करंट अफेयर है, इसको छोड़ दीजिए, कि ये भी बजट है, छोड़ दीजिए। पंचवर्षीय योजना वाला ये देख लेते हैं, इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कह रहा कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पंचवर्षीय में न तो विकास था, न आत्मनिर्भरता था, आधुनिकीकरण भी नहीं था, साहित्य भी नहीं था। ठीक है, ये कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि ये जो साहित्य है, ये साहित्य क्यों पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा? विकास था, आत्मनिर्भरता था और आधुनिकीकरण था। ठीक है, क्या क्या शामिल था पांचवी पंचवर्षीय योजना में? पंचवर्षीय योजना ये पांचवी नहीं है, सिर्फ पंचवर्षीय योजना है। इसमें विकास शामिल था, आत्मनिर्भरता शामिल था, आधुनिकीकरण शामिल था। लेकिन साहित्य को क्यों शामिल किया जाएगा, आप ही बताइए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 14 नंबर की गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करती है? तो NSSO करती है। कौन करता है? NSSO करता है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत का व्यापार संतुलन, माल और सेवाएं, ये भी करंट है, इसको छोड़ देना है। अब देखते हैं जल्दी से विश्व का भूगोल। पहला, अटाक। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से जुड़ती है। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से जुड़ती है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। और वायुमंडल प्रति 165 मीटर में ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री तापमान की कमी आता है। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, सर्दियों में घट जाती है और हर एक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री तापमान घटती है। पैंजिया, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तब वो गोंडवाना लैंड कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। वेगनर भाई साहब थे, अल्फ्रेड वेगनर, उनके अनुसार अगर बात किया जाए तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया रखा गया था। पेंजिया भूखंड चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसका नाम पैंथालासा था। पेंजिया भूखंड चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा था और विशाल महासागर का नाम पैंथालासा था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि पैंजिया भूखंड दो भागों में बट गया जिसके मध्य में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। मतलब कुल मिला के ऐसे कहता है कि पहले क्या हुआ कि पैंजिया भूखंड, मतलब एक पैंजिया एक पूरा ही भूखंड था जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, पैंजिया नाम था और इसको चारों तरफ से पानी से भरा था और ये जो पानी था विशाल महासागर उसको पैंथालासा कहा गया।
क्या कहा गया, पैंथालसा। अब 20 करोड़ साल पूर्व आज से क्या हुआ कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग को क्या कहा गया, तो ऊपर वाला भाग को माने टूट गया, टूट के ऐसे ऐसे बिखर गया, तो बीच में पानी हो गया। बीच में पानी को टेथिस सागर कहा गया, और उत्तर टुकड़े को अंगारा लैंड और दक्षिणी टुकड़े को गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिणी टुकड़े को गोंडवाना और ऊपर वाला टुकड़े को अंगारा लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। देखिए दक्षिणी ध्रुव के नजदीक में आर्कटिक सॉरी दक्षिणी ध्रुव के नजदीक आर्कटिक है, और उत्तरी, फिर मैंने गलती कर दिया, उत्तरी उत्तरी के उत्तरी क्षेत्र उत्तरी के ध्रुव के नजदीक आर्कटिक है, और दक्षिणी ध्रुव के नीचे कर अंटार्कटिका है। ठीक है, ये देख लीजिए कि आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक में आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, यूएसए, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन के कुछ हिस्से शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन देख लेते हैं। और है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है। इसमें याद रखिएगा कि CWG बिहार का अधिकांश भाग आता है, लेकिन बोला जाए कि संकीर्ण दक्षिणी भाग जो है AW के अंतर्गत आता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण से। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, ये वाला भी 68 का भी मैंने प्रश्न पत्र पूरा सोल्व करवा दिया है ना, पूरा डिटेल में पढ़ के भी सुना दिया। तो आप लोग का काम करना है कि ऐसे ही 66 से 67 का दो वो होगा, दो पेपर, एक कैंसिल हुआ था, एक री एग्जाम हुआ था, और 68 और 69 ये 5 पेपर जो है ना आप लोग बढ़िया से करके जाएंगे। और करने को तो आप 65 भी कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं, और 63 भी। कम से कम ये दशक वाला तो कम से कम यहाँ पे 65 में भी शायद दो वो है, और एक दो वो CDPO वाला भी जो लेटेस्ट में हुआ है उसको कर लीजिएगा। अगर तो आप इतना प्रीवियस ईयर पूरा डिटेल में करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम से कम, तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं 150 में 50 से 60 कर रहा हूँ, और मैथ भी है 10 क्वेश्चन। तो जिनका मैथ है तो वो 70 तक तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, और जिनका करंट अफेयर अगर आपने सही कर लिया तो आप तो 100 के आसपास तो ऐसे ही पहुंच जाइएगा, कम से कम 90 के आसपास तो पहुंच ही जाइएगा। और बाकी तो थोड़ा मदद होगा ही जब इतना पढ़िएगा तो। चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी अपने वीडियो को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।